Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, ABESIT, College of Engineering. Today we discuss the transformation और a mapping. What is transformation और a mapping? जैसा कि मैपिंग को आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर हम मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं. द रियल फंक्शन z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई, यानी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई, कैन बी रिप्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन. ये जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सिमिलरली w इज द फंक्शन ऑफ u प्लस आई वी, रिप्रेजेंट इन w प्लेन. ऐसे ही हम एफ जेड फंक्शन को भी u और v एक्सिस को लेते हुए एक w प्लेन बना सकते हैं, यानी z प्लेन xy प्लेन में होगा, w प्लेन uv प्लेन में होगा. u एंड v आर डिपेंड ऑन x एंड y. जो u और v हैं वो xy के फंक्शन होते हैं, उन्हीं पर डिपेंड करेंगे. जैसे जैसे x और y से जैसे जैसे z चेंज होगा, सिमिलरली साइमल्टेनियसली u और v भी xy से चेंज होंगे. मान लीजिए कोई भी एक z पॉइंट किसी कर्व सी को डिस्क्राइब करता है z प्लेन में, तभी उसके अलोंग जैसे ही कर्व मूव होगा w प्लेन में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग c डैश w प्लेन के अंदर एक दूसरा कर्व बन जाएगा. यानी एक कर्व मैंने जनरेट किया है, कर्व मैंने बनाया है z प्लेन के अंदर, और उसी तरीके से जैसे xy को मैं चेंज करूँगा तो fz फंक्शन से uxy को चेंज करते हुए मैं दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा और w प्लेन के अंदर भी एक कर्व बन जाएगा. अब ये जो कर्व बना है, यानी w प्लेन में जो कर्व बना है, डिपेंड ऑन xy प्लेन, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी z प्लेन से w प्लेन में ट्रांसफॉर्म होना, w प्लेन में बदल जाना, कर्व का बन जाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है. और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम दूसरा भी नाम देते हैं, जिसे कि हम मैपिंग कहते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है. लेट w इक्वल्स टू z प्लस 1 माइनस आई, यानी z x प्लस आई वाई होता है और 1 माइनस आई. एक मुझे रेक्टेंगल दिया है जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2. अब अगर मैं इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या बने, यानी 0 0 0,1 0,2 and 1,2. These are points, these are coordinates. इन कोऑर्डिनेट से मेरे पास एक रेक्टेंगल बनेगा, यानी ये वो रेक्टेंगल हो गया है. इस रेक्टेंगल को देखिए, ये वो रेक्टेंगल है जो कि इससे बना हुआ है. अब जब मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा w प्लेन में, तो w होता है x प्लस आई वाई जेड हो गया है और 1 माइनस आई, यानी x प्लस 1 आई वाई माइनस 1. तो दिस इज इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई इज x प्लस 1 एंड v ऑफ एक्स वाई इज y माइनस 1. अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करें तो 4 पॉइंट्स मेरे पास हैं, 4 कोऑर्डिनेट, 4 पॉइंट मेरे पास हैं. पहला 0 0, यानी x और y की वैल्यू 0 0 हो जाए. दूसरा 0,1 या 1,0, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया स्टूडेंट्स, 1,0. तो ये मेरे पास 1,0 वाला पॉइंट हो गया है. नेक्स्ट 0,2, 0,2 इज दिस, एंड द नेक्स्ट इज 1,2, 1,2. तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, जिससे कि मैं u और v में रखता हुआ जा रहा हूँ. u में जब मैं पहली वैल्यू को रखूँगा तो u1 आया, v माइनस 1, u2 आया माइनस 1. तो इस तरीके से मैंने u और v की वैल्यू निकाल ली. अब इन कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए मैंने एक फिगर दोबारा से ट्रेस कर दी है, पॉइंट्स लेते हुए फिगर बनाई, यानी z प्लेन में कुछ इस तरीके की फिगर बनी जो एक रेक्टेंगल है. अभी भी एक रेक्टेंगल ही आया w प्लेन के अंदर, लेकिन रेक्टेंगल की पोजीशन चेंज हो गई है, यानी फिगर में तो कोई चेंज नहीं आया, फिगर तो वही है जो पहले थी, लेकिन उसकी पोजीशन में एक चेंज आ गया. रेक्टेंगल ही बना बट लोकेशन चेंज हो गई है, कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग पॉइंट्स बन गए हैं. बट मैंने जो z प्लेन से w प्लेन में फिगर को कन्वर्ट किया वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से किया है, और यही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैपिंग कहलाती है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं.
स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, बट यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कन्फॉर्मल मैपिंग। मैपिंग कन्फॉर्मल कब होती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो इसकी थ्योरम भी कभी पूछी जाती थी, बट अब तो चूंकि ऑब्जेक्टिव आना है, तो ऑब्जेक्टिव आना है तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। स्टूडेंट्स कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है उसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास C1 और C2 दो कर्व हैं, उसी को मैंने नीचे लिखा भी है, आप एक बार बेसिक समझ लीजिए। C1 और C2 दो कर्व हैं जो कि जेड प्लेन यानी XY प्लेन के अंदर हैं। C1 C2 दो कर्व किसी एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर जाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x0 y0 है। अगर ये दोनों कर्व कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए, बट एंगल कभी कर्व के बीच में नहीं आएगा, उनकी टेंजेंट्स के बीच में आता है। तो मैंने T1 और T2 दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं C1 और C2 के ऊपर, यानी C1 और C2 के दो ऊपर टेंजेंट T1 और T2 हो गई हैं। मैंने माना उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। सिमिलरली मैं W प्लेन में गया और W प्लेन में मैंने माना कि C1 का ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक कर्व बना जिसे C1 डैश कहा, C2 का ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक कर्व बना जिसे मैंने C2 डैश कहा, और वो दोनों कर्व किसी एक पॉइंट P डैश पर इंटरसेक्ट कर गए हैं। अगर वो P डैश पर इंटरसेक्ट कर गए हैं, चूंकि वो UV प्लेन में है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बदल जाएंगे और वो U0 V0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ x0 y0 था, वहाँ U0 V0 हो जाएंगे। अब चूंकि वहाँ भी मुझे एक एंगल चाहिए, तो वहाँ पर जो एंगल है वो कर्व के बीच में तो नहीं बनेगा, फिर से वही बात कह रहा हूँ, यानी उन कर्व के ऊपर टेंजेंट्स डालनी पड़ेगी। मैंने ये माना कि T1 डैश एंड T2 डैश आर दी टेंजेंट्स ऑन द कर्व C1 डैश एंड C2 डैश। उन दोनों पर दो टेंजेंट्स हैं जो C1 डैश और C2 डैश है, एंड कंसीडर द एंगल बिटवीन T1 डैश एंड T2 डैश ऑल्सो थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों कर्व के बीच में जो एंगल बना है, थीटा जो बना है, वो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में भी, उनकी सेंस में, सेंस मतलब डायरेक्शन में भी। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, अगर दोनों कर्व में देखा जाए तो या तो दोनों कर्व एंटी क्लॉकवाइज हो या तो दोनों कर्व क्लॉकवाइज हो। अगर एक कर्व क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होगी। मैपिंग कन्फॉर्मल कब होगी? जब दोनों चीजें बराबर होंगी। क्या क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कितना एंगल है। अगर पहले में एंगल 30 डिग्री है तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी एंगल 30 डिग्री बने। अगर 45 डिग्री है तो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी 45 बने। तो दोनों का एंगल सेंस में भी सेम हो यानी डायरेक्शन में भी सेम हो और मैग्नीट्यूड में भी सेम हो तो मैपिंग कन्फॉर्मल हो जाती है। जो मैंने आपको अभी समझाया वही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मेरा कोई C1 C2 दो कर्व जेड प्लेन में है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन C1 डैश C2 डैश हो रही हैं, उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, कर्व किस पॉइंट पे कट कर रहा है, T1 T2 T1 डैश T2 डैश उनकी टेंजेंट्स हैं। थीटा अगर उनके बीच का एंगल को मैं θ1 और θ2 कहूँ तो मैंने ये कहा कि दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में भी और सेम होने चाहिए डायरेक्शन में भी यानी सेंस में भी। द मैपिंग इज कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग। यही मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक छोटी सी थ्योरम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ डैश नॉट इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एफ जेड अगर एनालिटिक है और एफ डैश नॉट इक्वल्स टू जीरो है इन द रीजन आर जेड प्लेन के अंदर, देन द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड इज कन्फॉर्मल मैपिंग। यानी मैपिंग कन्फॉर्मल हो जाएगी फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ आर, यानी आर के हर पॉइंट के लिए मैपिंग कन्फॉर्मल होती है। यानी मेरा फंक्शन अगर एनालिटिक है, एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो है रीजन आर के अंदर, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड कोई मैपिंग है जो कन्फॉर्मल है, अब वो कन्फॉर्मल मैपिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ आर, आर के सभी पॉइंट पर होती है। उसी के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया, द मैपिंग इज कन्फॉर्मल फॉर दिस थ्योरम को यूज करते हुए सम पॉइंट इन आर, ऑल पॉइंट्स इन आर, ओनली जेड इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश जेड इक्वल्स टू जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, ओनली वन पॉइंट इन आर। यानी मैं कहना चाहता हूँ ऑल पॉइंट्स इन आर, यानी ये जो थ्योरम बनी हुई है इस सभी पॉइंट्स पे फंक्शन की जो मैपिंग है वो कन्फॉर्मल होनी चाहिए। मैपिंग कन्फॉर्मल होती है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज द साइज ऑफ द फिगर। फिगर का साइज इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। अब जो
किसी फिगर का साइज बढ़ेगा, मान लीजिए एक ट्रायंगल था, वो दूसरा एक ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन पहले ट्रायंगल से दूसरा ट्रायंगल ट्रांसफॉर्म होके बड़ा हो गया है साइज में। पहले एक रेक्टेंगल था, दोबारा भी एक रेक्टेंगल बना और साइज में बढ़ गया है, तो दिस इज द मैग्निफिकेशन। और कितना बढ़ा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। ये उसके मैग्निफिकेशन का कोफिशिएंट कहलाएगा कि कितना वो किस रेशियो में वो बढ़ रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द कन्फॉर्मल मैपिंग W इक्वल्स टू एफ जेड, यानी W इक्वल्स टू एफ जेड के लिए अगर मुझे कन्फॉर्मल मैपिंग का मैग्निफिकेशन, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूं, उसमें वो पॉइंट रखूं जिस पॉइंट पर मुझे मैग्निफिकेशन पता करना है, और उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करूं, तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल W इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज ए कन्फॉर्मल मैपिंग। कोई कन्फॉर्मल मैपिंग है W इक्वल्स टू एफ जेड, मुझे उसका कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए Z इक्वल्स टू 1+2i। तो सबसे पहले मैंने W का डिफ्रेंशिएशन किया, यानी 2Z हो गया। अब उसमें वो पॉइंट रखा, तो यानी ट्वाइस ऑफ 1+2i हो गया। मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 + 4i का मैग्नीट्यूड, यानी 4 + 16, दिस इज 20 एंड 20 इज द 2√5। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी इस रेशियो के साथ वो लार्ज यानी बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। किसी का एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड किया, कितना रोटेट हो रही है फिगर, उसका एंगल कैसे पता करेंगे। द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल मैपिंग W इक्वल्स टू एफ जेड एट द पॉइंट Z इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यानी हम अल्फा प्लस आई बीटा पर निकालें, हम अल्फा माइनस आई बीटा पर निकालें, यानी जिस पॉइंट पर भी हम एंगल ऑफ रोटेशन चाहते हैं उसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव, उसमें पॉइंट रखना और उसका एम्पलीट्यूड पता कर लेना। एम्पलीट्यूड मतलब tan इनवर्स y/x, यानी अगर मेरा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों मुझे पता चल गए, तो उसे मैं रियल पार्ट को x और इमेजनरी पार्ट को y कह रहा हूँ, यानी y/x इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द रोटेट द फिगर वन टू अनदर पोजिशन। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब वो पहुंचेगा तो उसके बीच में एक एंगल बनने वाला है, और वो जो एंगल होगा, जितना वो एंगल आएगा, वो एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, W इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। मुझे एंगल ऑफ रोटेशन चाहिए एट द पॉइंट Z इक्वल्स टू 2+i। तो सबसे पहले W इक्वल्स टू जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, 2Z आया, उसमें मैंने पॉइंट रखा, पॉइंट रख के 4+2i आ गया। इसका एम्पलीट्यूड यानी डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड 1/2 यानी 0.5 हो गया। दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन। तो ऐसे हम किसी का एंगल ऑफ रोटेशन, किसी मैपिंग का एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल रखा मैंने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन Z² + 2Z एट Z+1 + i, यानी इस पॉइंट के ऊपर इसका एंगल ऑफ रोटेशन और कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हैं। हमारे पास जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है तो कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, जैसे हमने कहा सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन या टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की होंगी। यहाँ पर 4 तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? मान लीजिए मेरे पास W इक्वल्स टू जेड और Z+c, सी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर Z में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, W इक्वल्स टू Z+c, सी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर W में प्लस हो रहा है तो दिस इज द ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन कहलाती है। यानी अगर मान लीजिए FZ इक्वल्स टू U + IV है और इसे मैं X + IY + AB + IB की फॉर्म में लिखूं, यानी मैंने ट्रांसलेट किया है। कैसे? A + X में हुआ, B + Y में हुआ, यानी दोनों ही अपनी पोजीशन से अलग पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी फिगर तो वही रहेगी, फिगर तो सेम रहेगी आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, बट लोकेशन चेंज हो जाएगी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यानी जब फिगर सेम रहती है लेकिन उसकी लोकेशन बदल जाती है, तो ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फिगर स्क्वायर है, स्क्वायर ही बना है, नेक्स्ट भी एक रीजन स्क्वायर ही बना हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन लोकेशन चेंज हो गई है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। दिस इज द ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रेक्टेंगल है
जिसके कोऑर्डिनेट x इक्वस टू 0, y इक्वस टू 0, x इक्वस टू 2, y इक्वस टू 1 है। w प्लेन के अंदर मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये z प्लेन मुझे गिवन है और एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है w इक्वस टू 1 माइनस 2y। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर z में प्लस हो रहा है। जब इस फिगर को मैंने देखा तो मैंने पाया कि एक रेक्टेंगल है जो कि इस तरीके से रीजन दिखा रहा है। अब मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया एफ जेड इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई, यानी वही ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है एक्स प्लस आई वाई और 1 माइनस 2y आ गया है, एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2। जब मैंने पोजीशन को रखा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से मेरे पास आई। मैंने फिर उसको ट्रेस किया यू वी प्लेन के अंदर, मैंने पाया कि रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल ही आया, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है। जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में जो फिगर है, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आती है, सर्किल है तो सर्किल आती है, यानी फिगर तो सेम रहती है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, लेकिन उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन बदल जाती है। इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दी अनदर प्रॉब्लम इज फाइंड द इमेज ऑफ द ट्रायंगल। मुझे ट्रायंगल की इमेज चाहिए थी और एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हैं। आई का मतलब होता है 0,1, 1 प्लस आई का मतलब है 1,1 और 1 माइनस आई का मतलब है 1,-1। इससे मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया जेड प्लेन के अंदर। मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया, यूवी की वैल्यू निकाली और फिर जब उसकी फिगर मैंने दोबारा से बनाई वो फिर भी एक ट्रायंगल ही आया, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो दिस इज द ट्रांसलेशन। दी अनदर ट्रांसफॉर्मेशन इज रोटेशन, यानी वो रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी। अब अगर घूमेगी तो किस एंगल के साथ घूमेगी, कितना एंगल चेंज हो जाएगा, दिस इज द रोटेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड करने का तरीका हमारे पास होता है। तो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू जेड ई टू द पावर आई थीटा, अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू जेड ई टू द पावर आई थीटा है तो ये जब ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके एंगल में चेंज आएगा, या तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी वो रोटेट होना है। अगर थीटा लेस देन 0 है तो क्लॉकवाइज होता है, थीटा ग्रेटर देन 0 है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जेड ई टू द पावर आई पाई बाई 4, यानी फिगर सेम है लेकिन बॉडी में रोटेशन आएगा, वो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, ट्रायंगल से ट्रायंगल बन जाएगा लेकिन वो बदल जाएगा, वो उसमें एंगल में चेंज आएगा। कैसे, डिटरमाइन द रीजन ऑफ दिस एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 इज द लाइन। अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो 0 0 1,0 0,1, उससे मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स मेरे ये हो गए हैं। तो दिस इज ए ट्रायंगल। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन इज जेड ई टू द पावर आई पाई बाई 4, हम जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, यानी वैल्यू रखी, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास यू एक्स वाई और वी एक्स वाई आ गए हैं। मैंने उन पॉइंट्स को जब रखा तो मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट आए यू वी के लिए। यू वी के लिए मैंने देखा तो लाइन बन गई हैं यू बराबर, यानी दोनों में ही 1/√2 आ रहा है, यानी यू इक्वस टू वी है, और दोनों में माइनस के साथ आ रहा है तो यू माइनस वही है। मैंने दोनों लाइन बनाई और उसको ट्रेस किया। आप कोऑर्डिनेट लेकर के भी कर सकते हैं, आप लाइन बना के भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको आसान लगे। अब मैंने देखा u इक्वस टू वी लाइन थीटा इक्वस टू पाई बाई 4 से जाती है। यहीं पर क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि पाई बाई 4 यानी 40 डिग्री के साथ मेरा जो कर्व है, जो फिगर है, वो रोटेट होने वाली है आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने उसको जैसे ही ट्रांसफॉर्म किया तो वो 45 डिग्री के साथ रोटेट हो गई है। तो दिस इज़ ट्रांसलेशन। तो दिस इज रोटेशन। तो इस तरीके से हम रोटेशन को देख सकते हैं। एक और एग्जांपल दिया हमने, एग्जांपल को आप डिस्कस कर सकते हैं। आसान सा एग्जांपल है, वो भी उसको भी देखेंगे तो पाई बाई 4 एंगल के साथ वो बदल जाएगा। एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल ही रहा, लेकिन 45 डिग्री के साथ बदल गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी सॉल्व है यहाँ पर, तो बड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादा, हालाँकि छोटे छोटे क्वेश्चन सब तो आने हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज मैग्नीफिकेशन। ये मैग्नीफिकेशन क्या है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, यानी साइज़ में फिगर सेम रहेगी लेकिन साइज़ बड़ा हो जाएगा, यानी कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीपल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए w इक्वल्स टू ए जेड, यानी z तो मेरा फंक्शन था ही, लेकिन a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z के साथ मल्टीपल कर गया। अब ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कांस्टेंट भी होगा, और ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स में कांस्टेंट दोनों ही हो सकता है। तो a इज़ द रियल नंबर। अगर रियल नंबर है तो फिर किस तरीके से उसका साइज़ बढ़ रहा है, वो कैसे मैग्नीफिकेशन हो रहा है उसका, तो उस मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को अगर देखें तो x प्लस 1 वाई जेड प्लेन में देखा हमने, वो उससे z प्लस 1 में था लेकिन साइज़ इस बार बड़ा हो गया, दुगना साइज़ हो गया है। अब जब वो उसका जस्ट डबल हो गया
तो 2z क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन थी तो साइज़ चूँकि बड़ा हो गया है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन हुआ है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने रखा है ऑब्जेक्टिव, मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है इज एंड आर, ये ट्रांसलेशन है, ये मैग्नीफिकेशन है, ये रोटेशन है, इन्वर्जन है, ए बी सी दोनों हैं, बी सी डी दोनों हैं, तीनों हैं, ए बी डी हैं। आप इसमें से देख करके बता सकते हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर जेड में कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ट्रांसलेशन है, यानी इसमें प्लस हो रहा है तो ट्रांसलेशन इसके अंदर हो रही है। जेड के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है 2 तो इसका मतलब इसमें मैग्नीफिकेशन है। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई कर रहा है 1 + i, यानी इसके अंदर रोटेशन भी है। तो इसके अंदर तीनों अभी आए हुए हैं, मैग्नीफिकेशन भी है, रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो मैंने कुछ और क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, आप करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे रोटेशन, ट्रांसलेशन, मैग्नीफिकेशन हो रही है। द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्जन, यानी इन्वर्स। क्या डेफिनेशन है उसकी? मान लीजिए W = 1/z है, जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो Z = r(e⁻i)θ, W में r(e⁻i⁵ होता है, उसकी रेडियस एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाती हैं। और जो उनकी एंगल का डायरेक्शन का एंगल है, यानी अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास पहले r और थीटा फंक्शन थे तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आफ्टर दी ट्रांसफॉर्मेशन, जो फंक्शन बनने वाले हैं वो 1/r और -θ के साथ बन जाता है। यानी दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। r जो रेडियस है वो रेसिप्रोकल हो जाती है और थीटा उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन के अंदर लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें कि y को बताया गया कि y 1/4 से बड़ा है पर 1/2 से छोटा है। W = 1/z इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द ग्राफ। तो मैंने एक जो लाइन दी गई थी उन लाइन से एक फिगर को बना लिया है। एक लाइन y = 2 है, एक लाइन y = 4 है, उसके बीच का ये रीजन है। तो स्टूडेंट्स मैंने W = 1/z यानी z = 1/w बनाया और W को मैंने कहा कि u + iv होता है। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, x और y की वैल्यू निकाली। चूँकि y की कंडीशन दी गई थी मुझे तो y पर ही मैंने काम करना शुरू किया। पहले मैंने y को > 4 रखा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। फिर मैंने y को ही <= 1/2 रखा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, जिससे मैंने देखा 2 सर्किल की इक्वेशन आई, जिससे मैंने 2 सर्किल ट्रेस कर दिए, उनके बीच का रीजन मैंने पता कर लिया है। यानी 2 सर्किल आ रहे थे, पहले 2 लाइन थी पर अब 2 सर्किल बन रहे हैं, यानी उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्जन हुई है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, करके देख सकते हैं कैसे कैसे ट्रेसिंग हुई है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन के 4 टाइप रखे हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि जेड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहा हो तो ट्रांसलेशन होती है, जेड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल हो रहा हो तो रोटेशन होती है, जेड में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो मैग्नीफिकेशन होती है, और जेड में अगर 1/z हो रहा हो तो इन्वर्जन होती है। तो ये 4 तरीके की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, 4 टाइप बताए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और कैसे फिक्स पॉइंट पर काम किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।